करने का और इंडियन आइलैंड्स को विजिट करने का। कई सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार और सलमान खान ने मालदीव्स की बजाय लक्षद्वीप जाने की गुजारिश करी। ईज माई ट्रिप, एक पॉपुलर ट्रैवल वेबसाइट ने अनाउंस किया कि वो मालदीव्स की सारी ट्रैवल बुकिंग सस्पेंड कर रही है। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये इमेज पोस्ट करी और फिर मालदीव्स की डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट ने ये भद्दा सा पोस्ट किया। ट्वीट के जवाब देते हुए मालदीव सरकार के मंत्रियों की ओर से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे मेंबर्स ने ऐसे पोस्ट करे जहां उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप मालदीव्स को मैच कर ही नहीं सकता। समस्या ये थी कि इनमें से कई पोस्ट रेसिस्ट थे। जैसे एक पार्टी मेंबर ने कहा कि वो हमारी तरह सर्विस दे ही नहीं सकते, वो साफ कैसे होंगे, उनके रूम्स की बदबू कभी जाएगी ही नहीं। अल्टीमेटली मालदीव सरकार ने इन ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया। आपको लगेगा कि ये कंट्रोवर्सी बस एक सोशल मीडिया बॉयकॉट के बारे में है, पर ये उससे कई ज्यादा गहरी है। ये कंट्रोवर्सी एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल गेम के बारे में, जिसमें इन्वॉल्व है मालदीव्स, इंडिया, चाइना, इंडियन ओशन और ये आदमी मोहम्मद मुइज़ू जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने इंडिया आउट कैंपेन के बाद। अब मालदीव्स जो कई सालों से इंडिया का दोस्त रहा है, उधर एक इंडिया आउट कैंपेन क्यों स्टार्ट होएगा? इस कैंपेन की जड़ थी ये, हेलीकॉप्टर और योगा। ये कैसे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और लास्ट में मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज की जिसको कई लोग इग्नोर कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी में। इतने सारे इंडियंस मालदीव्स, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश क्यों जाते हैं और अपने देश में क्यों नहीं घूमते? और हम क्या कर सकते हैं इस चीज को चेंज करने के लिए? क्योंकि एक सोशल मीडिया बॉयकॉट कैंपेन से समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि मालदीव्स इंडिया के लिए इतना जरूरी है क्यों। क्योंकि जब आप पहली नजर में मालदीव्स को देखोगे आपको लगेगा कि ये देश हमारे देश की जियोपॉलिटिक्स के लिए जरूरी क्यों है। ये है मालदीव्स का देश जो है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जिसमें 1000 से ज्यादा आइलैंड्स है और जिसकी 95% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है। मालदीव्स का लैंड एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, जो मुंबई के लैंड एरिया से भी कम हुआ, और पॉपुलेशन बस 4 लाख लोगों की है। पर मालदीव्स की जियोपॉलिटिकल वैल्यू आती है उसकी लोकेशन से, जिसके पीछे 3 कारण है। पहला कि मालदीव्स एक ऐसे एरिया में मौजूद है जो मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मालदीव्स सिचुएटेड है दुनिया की एक सबसे बिजी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि SLOC पर। ये SLOC ट्रेड फ्लो के लिए जिम्मेदार है, जो आता है गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और जाता है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तरफ। ये जो पूरा इलाका है वो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का 90% ट्रेड इंडियन ओशन से गुजरता है, स्पेशली ऑयल। इंडिया का 80% ऑयल इंपोर्ट अरेबियन गल्फ की तरफ से आता है। रिसेंटली इंडिया अपना ऑयल रशिया से जरूर ले रहा है, जिसकी वजह से इंडिया दूसरे ट्रेड रूट्स पर रिलाय कर रहा है, पर रशियन ऑयल के लिए भी इंडियन ओशन बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। दूसरी चीज है कि मालदीव्स के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। मालदीव्स की नॉर्थ से साउथ एंड 800 किलोमीटर से ज्यादा कवर करती है, जिसका मतलब है कि मालदीव्स को एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ मिला हुआ है। EEZ वो जोन होता है जो किसी भी देश की मैरीटाइम बॉर्डर के 200 नॉटिकल माइल्स दूर होता है और जहां उस देश का लिविंग और नॉन लिविंग चीजों पर पूरा कंट्रोल होता है। मालदीव्स के लंबे साइज की वजह से उनका EEZ भी बहुत बड़ा है। इनफैक्ट उनके EEZ का साइज साउथ अमेरिकन देश वेनेजुएला के बराबर है, और इस EEZ में ही मौजूद है कई रेयर अर्थ मेटल्स जो काम आने वाले हैं भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस। जैसे जैसे कई देश जीरो एमिशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इन मिनरल्स की वैल्यू बढ़ने ही वाली है। मोटा मोटी बोलूं तो अपने EEZ में कुछ भी काम करने के लिए किसी भी देश को परमिशन नहीं चाहिए होती है, पर अगर आपको EEZ के बाहर जाना है तो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो आपको परमिशन देती है। इंडिया को परमिशन दी गई थी इंडियन ओशन के 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में मिनरल एक्सप्लोरेशन करने के लिए। चाइना को परमिशन दी गई बस 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के लिए। इतनी दूर एक्सप्लोरेशन करने के लिए इंडिया को कोई स्टॉप्स बनाने होंगे, और इस जगह काम आ सकता है मालदीव्स। मालदीव्स एक स्टॉप ओवर भी बन जाएगा इंडियन मिशंस के लिए, और इन मिशंस को कैरी आउट करने के लिए इस पूरे इलाके में एक पीसफुल मैरीटाइम एनवायरनमेंट चाहिए होगा, जिसके लिए इंडिया चाहेगा कि मालदीव्स उनके साइड में रहे। तीसरा कारण है मिलिट्री पर्पस। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में हर देश अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है अपनी जियोग्राफिक बाउंड्रीज के बाहर, ताकि अपने दुश्मनों को अटैक करना हो या अपने सिटीजन्स को बचाना हो, दोनों ही काम आसानी से हो जाए। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के दुनिया भर में 80 से ज्यादा देशों में मिलिट्री बेसेस हैं। अगर इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है इंडियन ओशन में, तो वो चाहेंगे कि मालदीव्स उनका दोस्त बना रहे। और मालदीव्स ही नहीं, ये चीज अप्लाई करती है श्रीलंका, सेशेल्स और मॉरिशस को भी। पर चाइना के लिए भी मालदीव्स उतना ही जरूरी
जरूरी है। चाइना का भी 80% ऑयल ट्रेड इंडियन ओशन से ही गुजरता है। इसके अलावा यूएस ने एक मिलिट्री बेस सेटअप किया है डिएगो गार्सिया में, जो एक डिस्प्यूटेड ओवरसीज टेरिटरी है जिसको यूनाइटेड किंगडम भी क्लेम करता है और मॉरिशस भी। अब अगर अमेरिका ने इंडियन ओशन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना ली है तो चाइना भी चाहेगा कि मालदीव्स के जरिए उनकी भी उधर मिलिट्री प्रेजेंस बन जाए। अब हमें समझ आ गया कि इंडिया और चाइना के लिए मालदीव्स इतना जरूरी क्यों है, और इधर बात आ जाती है मालदीव्स की इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स के बारे में। तो इस चीज को ध्यान से देखिए। मालदीव्स अपने इतिहास में मोस्टली प्रो इंडिया ही रहा है। इसके पीछे एक मेजर कारण रहा है कि हमारा हिस्टोरिकल पास्ट भी कॉमन था। इंडिया की तरह मालदीव्स भी एक ब्रिटिश टेरिटरी थी और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद मालदीव्स एक ब्रिटिश टेरिटरी रही जहां उनका एक मिलिट्री बेस था। ये चेंज हुआ 1965 में जब मालदीव्स इंडिपेंडेंट बना। मालदीव्स के फॉरेन प्रेसिडेंट ने रिकॉग्नाइज भी किया कि इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ था मालदीव्स के इंडिपेंडेंस के पीछे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया पहला देश बना जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया। 1978 में ममून अब्दुल गायूम मालदीव्स के डिक्टेटर बने और उन्हें 30 साल के लिए 1978 से 2008 तक मालदीव्स पर रूल किया। इंडिया ने अब्दुल गायूम को बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट 1988 में जब गायूम के खिलाफ एक मिलिट्री कू हो रहा था तो गायूम ने इंडिया की मदद मांगी। 12 घंटों के अंदर 1600 इंडियन पैरा ट्रूपर्स मालदीव्स के कैपिटल माले में आए और उन्होंने मिलिट्री कू को असफल कर दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। अशोक चौरदिया जो इंडियन एयरफोर्स के एक वेटरन है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मालदीव्स में उस समय जो रेबल्स थे उनको अंदाजा ही नहीं था इंडियन ट्रूप्स की स्ट्रेंथ के बारे में। हमारे ट्रूप्स का वो सामना नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने अपना मिशन छोड़ दिया और भाग गए। हार्ड सपोर्ट ही नहीं, इंडिया ने सॉफ्ट सपोर्ट भी दिया मालदीव्स को। जैसे 2004 में जब सुनामी आई थी, मालदीव्स की मदद सबसे पहले इंडिया ने करी। इंडिया ने कई ट्रेड कोऑपरेशन डील्स भी साइन करी और मालदीव्स के फाइनेंशियल बजट में मदद भी करी। इस सपोर्ट की वजह से गायूम पूरी तरह प्रो इंडिया थे। फिर 2008 में आया एक पॉलिटिकल बदलाव। 30 साल की डिक्टेटरशिप के बाद मालदीव्स ने डेमोक्रेसी को वेलकम किया। इधर भी इंडिया ने मालदीव्स की मदद करी। सबसे पहले इलेक्टोरल ऑफिशियल्स को ट्रेन किया और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी भिजवाई। इन इलेक्शंस के विजेता थे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के मोहम्मद नशीद। पॉलिटिकल पार्टी का मैं नाम बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये रेलेवेंट होने वाला है। गायूम की तरह नशीद और उनकी पार्टी MDP प्रो इंडिया थे। 2009 में नशीद ने इंडिया के साथ एक डील करी जिससे इंडिया के 26 कोस्टल रेडार्स मालदीव्स के पानी को मॉनिटर करेंगे और इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी मालदीव्स की टेरिटरी को पेट्रोल करने में मदद भी करेगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान नशीद ने चाइनीज गवर्नमेंट से भी बात करने की कोशिश करी। जैसे उन्हीं की प्रेसिडेंसी में मालदीव्स ने पहली बार चाइना में अपनी एम्बेसी खोली, पर नशीद इंडिया और चाइना के कैंप में था, इसका कोई सवाल ही नहीं था। जिस समय श्रीलंका चाइनीज गवर्नमेंट की हेल्प ले रहा था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, नशीद ने GMR के साथ काम किया मालदीव्स का एयरपोर्ट बनाने के लिए। इस समय उन्होंने कहा कि इंडियन ओशन है। चाइना से डील करने की बजाय ज्यादा आसान है कि वो इंडिया से डील करे। मालदीव्स और इंडिया की लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी, पर एकता कपूर के सीरियल की तरह इस कहानी में कई ट्विस्ट आने वाले थे और पहला ट्विस्ट आया 2013 में। प्रेसिडेंट नशीद ने एक ऑर्डर दिया एक जज को अरेस्ट कराने का, जिसके बाद पॉलिटिकल बवाल मच गया। मालदीव्स के पूरे ऑपोजिशन ने ठान ली कि वो नशीद को बाहर करेंगे। कई पुलिस और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने भी रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। नशीद को अपनी प्रेसिडेंसी से हटा दिया गया और उन्होंने कहा कि ये चीज एक एंटी डेमोक्रेसी कू है, और इधर चाइना को एक भनक मिली अपनी एंट्री की। नशीद के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वहीद मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने और इमीडिएटली मान लो कि मालदीव्स ने अपना पूरा रुख बदल दिया। नए प्रेसिडेंट वहीद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर वेन जियाबाओ से मिलने गए, जहां उनको $500 मिलियन की चाइनीज असिस्टेंस का वादा मिला और $150 मिलियन का लोन मिला एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। वही मोहम्मद वहीद जो नशीद के अंडर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद नशीद को अरेस्ट कराने का ऑर्डर दिया। पर नशीद का बस एक ही दोस्त था, इंडिया। तो नशीद इंडियन हाई कमीशन चलेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। मालदीव के बर्खास्त राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने माले में भारतीय उच्चायोग में शरण ली है। उधर उन्होंने 2 हफ्ते काटे और हाई कमीशन से बाहर आने के बाद ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। मालदीव्स का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था GMR के साथ उनका एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। वहीद ने प्रेसिडेंट बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। Bangalore based GMR Infra, the Maldives government wants a termination of the contract. पर बाद में नशीद को रिहा कर दिया गया
और 1 साल बाद उनको एक और मौका दिया गया कमबैक करने का मालदीव्स की पॉलिटिक्स में 2013 के इलेक्शंस में, पर नशीद ये इलेक्शंस हार गए। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के अब्दुल्ला यमीन, जिन्होंने मालदीव्स की प्रो चाइना पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। इन इलेक्शंस की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2013 वही साल था जब चाइना ने अपना मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया अगली सुपर पावर बनने का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। BRI एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जहां चाइना एड और लोन्स दे था दूसरे देशों को, जिससे चाइना का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दूसरे देशों में बढ़े। चाइना की लैंड बेल्ट का प्रोजेक्ट चाइना से स्टार्ट होकर साउथ एशिया से गुजरता, फिर सेंट्रल एशिया से और फाइनली यूरोप में। चाइना ने वादा किया कि उनका इससे फायदा होगा, पर कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट्स चाइना की स्ट्रिंग पर्ल स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। ये स्ट्रिंग पर्ल स्ट्रैटेजी का शब्द पहली बार यूज किया गया था 2005 में एक अमेरिकन कंपनी एलन हैमिल्टन ने। इस रिपोर्ट ने कहा कि चाइना का मकसद है इंडियन ओशन में अपना नेवल इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। वो ये करेंगे मैरिटाइम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उन देशों में जो चाइना को सपोर्ट करते हैं। चाइना ने ऐसा ही किया नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों के साथ। चाइना ने श्रीलंका का हबन-टोटा पोर्ट एक्वायर किया और फिर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। चाइना ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती का भी पोर्ट एक्वायर किया। ये स्ट्रिंग पर्ल स्ट्रैटेजी इंडिया के लिए बहुत डेंजरस थी, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से इंडिया मानो हर तरफ चाइना से घिर जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए चाइनीज सरकार के लिए बहुत जरूरी था मालदीव सरकार को अपना साथी बनाना। चाइना ने मालदीव के मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक नया रनवे तैयार किया और एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया जो मालदीव के माले को हुलू माले आइलैंड से कनेक्ट करता। चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट लेने के बाद मालदीव के प्रेसिडेंट यामी ने शी जिनपिंग को मालदीव बुलाया और उधर मालदीव प्रेसिडेंट ने कहा कि चाइना मालदीव का सबसे खास दोस्त, सबसे भरोसेमंद एलाय और सबसे ज्यादा डिपेंडेबल डेवलपमेंट पार्टनर है। वही चीज जो प्रेसिडेंट यासीन, जो प्रो इंडिया थे, वो इंडिया के बारे में बोलते थे। तो आप देख सकते हो कि मालदीव की पॉलिटिक्स में एक 180 डिग्री टर्न आ गया। 2010 और 2014 के बीच मालदीव में चाइनीज टूरिस्ट की संख्या 3 गुना हो गई। पर मालदीव सरकार को शायद ये अंदाजा नहीं था कि फ्रेंडशिप ब्रिज बनाने की वजह से कोई देश आपका फ्रेंड नहीं बन जाता। चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से मालदीव का कर्ज 2018 तक $1.5 बिलियन हो गया, जबकि मालदीव की GDP बस $9 बिलियन है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट के बावजूद इंडिया ने मालदीव की मदद जरूर करी डिजास्टर रिलीफ के दौरान। 2014 में मालदीव में एक वाटर क्राइसिस हो गया था, जब उनके एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी। इंडिया ने ऑपरेशन नीर लॉन्च किया, जहां ड्रिंकिंग वाटर को एयरलिफ्ट करके मालदीव पहुंचाया गया। पर मालदीव की पॉलिटिक्स इंडिया की तरफ नहीं, चाइना की तरफ देख रही थी। पर इससे प्रेसिडेंट यामीन को इतना फर्क नहीं पड़ा। उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान ही इंडिया आउट कैंपेन की जड़ें स्टार्ट हुई। और इधर होती है एंट्री हमारे हेलीकॉप्टर्स की। मालदीव में पॉलिटिकल घमासान हुआ इन हेलीकॉप्टर्स की वजह से। यह है ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या फिर ALH। इंडिया ने ऐसे 2 हेलीकॉप्टर्स मालदीव को दिए थे, एक 2010 में और दूसरा 2015 में। इन हेलीकॉप्टर्स का मकसद था समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करना, वेदर सर्विलेंस करना और आइलैंड्स के बीच पेशेंट्स को एयरलिफ्ट करना। एक हेलीकॉप्टर बेस था अद्दू अटोल में और दूसरा हनीमादू में। इंडिया ने एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिया था मालदीव को, जिसका मकसद था इलीगल वेसल्स का सर्वे करना, स्पेशली चाइनीज वेसल्स जो मालदीव की टेरिटरी में आ रही है, और टेररिस्ट मूवमेंट को मॉनिटर करना, क्योंकि 2020 में ISIS ने एक ब्लास्ट किया था मालदीव में। हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट देने के बाद इंडिया और मालदीव के बीच एक बायलैटरल अग्रीमेंट हुआ कि इंडिया अपने ऑफिसर्स भेजेगा मालदीव में उनके ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स में। मालदीव और इंडियन सरकार का कहना था कि ये हेलीकॉप्टर्स बस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, लोगों की ये मदद करेंगे। पर क्योंकि इंडियन ऑफिसर्स मालदीव की जमीन पर थे, तो यामीन और उनकी पार्टी ने दावा किया कि इंडिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाना चाहती है मालदीव पर। यामीन सरकार और इंडिया के बीच में रिलेशंस और बिगड़ रहे थे। 2015 में प्रो इंडिया नशीद को चार्ज किया गया एक बंद दरवाजे की हियरिंग में। इंडिया ने रिक्वेस्ट करी कि नशीद को रिलीज किया जाए, पर यामीन सरकार ने इंडिया की बात मानी नहीं। प्रधानमंत्री उस समय एक बड़े इंडियन ओशन के टूर में जाने वाले थे, जहां वो मालदीव के अलावा श्रीलंका, सेशल्स और मॉरिशस जा रहे थे। पर जब यामीन ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट करी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव जाने का प्लान छोड़ दिया। ये कंट्रोवर्सी बढ़ती रही और अपनी ऊंचाई में पहुंची 2016 में, जब यामीन ने आदेश दिया कि इंडिया को ये हेलीकॉप्टर्स वापस लेने होंगे।
इंडिया ने ये रिक्वेस्ट मानी नहीं। 2018 में चाइना ने एक प्लान बनाया माले के पास एक ओशन ऑब्जर्वेटरी इंस्टॉल करने का, जो इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड से ज्यादा दूर नहीं थी। मालदीव्स के ऑपोजिशन लीडर्स ने इस चीज को रोक दिया, ये कहकर कि ये ऑब्जर्वेटरी चाइना यूज कर सकता है मिलिट्री चीजों के लिए। पर एकता कपूर के सीरियल की तरह मालदीव्स के पॉलिटिक्स में बस एक ट्विस्ट नहीं था, बल्कि कई ट्विस्ट थे। 2018 में प्रेसिडेंट यामीन ने इलेक्शंस अनाउंस करे। उनकी कैलकुलेशंस क्लियर थी। ऑपोजिशन पार्टी में बस एक ही पॉपुलर चेहरा था, एक्स प्रेसिडेंट नशीद, जो प्रो इंडिया थे। पर लीगल इश्यूज की वजह से वो मालदीव्स छोड़कर श्रीलंका में एग्जाइल में थे, इसलिए वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे। तो यमीन को लगा ये इलेक्शंस वो आसानी से जीत जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली कहानी में एक ट्विस्ट था। मालदीव्स की सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया कि वो एकजुट होकर यामीन को हराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नशीद श्रीलंका में थे, उनके खास दोस्त इब्राहिम मोहम्मद सोली को एक कैंडिडेट बनाया गया और मोहम्मद सोली मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन गए। यामीन के एक ऑफिशियल ने फ्रंटलाइन मैगजीन को कहा कि सिलेक्शन रिजल्ट के बाद मानो वो एक शॉक में थे। मालदीव्स की राजनीति में एक और 180 डिग्री टर्न हुआ और इस बार फायदा मिला इंडिया को। जैसे ही सोली प्रेसिडेंट बने, उन्होंने इन हेलीकॉप्टर्स के एग्रीमेंट को रिन्यू किया और उन्होंने कई बार अपनी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बात करी, जहां उन्होंने कहा कि वो इंडिया की सिक्योरिटी जरूरतों को समझते हैं और इंडिया मालदीव्स का एक खास दोस्त रहा है अच्छे और मुश्किल वक्त में। बिना चाइना का नाम लिए हुए उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव्स की फाइनेंशियल पोजीशन एक डेंजरस लेवल में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उनके देश ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया बेकार से मेगा प्रोजेक्ट्स में, बस पॉलिटिक्स की वजह से। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार में कई करप्शन केसेस देखे गए थे, जिसकी वजह से चाइनीज प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस बहुत हाई थे। अगर आप मालदीव्स और चाइना के बीच में ट्रेड भी देखोगे तो ट्रेड तो था, पर 90% से ज्यादा ट्रेड बेसिकली चाइनीज एक्सपोर्ट्स थे मालदीव्स में। इधर इंडिया ने मदद करने की कोशिश करी। इंडिया ने रिपोर्टेडली मालदीव्स को लोन्स ऑफर करे ताकि वो चाइनीज कर्ज वापस दे पाए, पर इंडिया ने 2 कंडीशंस रखी। पहला कि मालदीव्स चाइना से दूर जाएगा और दूसरा कि मालदीव्स इंडिया के साथ एक स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा, इंक्लूडिंग परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, एक और ट्विस्ट बाकी है और इस ट्विस्ट में आती है योगा की बारी। फरवरी 2019 में फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्रो चाइना यामीन को अरेस्ट किया जाता है जब एक क्वेश्चनेबल $1 मिलियन का ट्रांसफर उनके बैंक अकाउंट में दिखता है। उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं और 5 साल की सजा सुनाई जाती है। यामीन को रियलाइज हुआ कि उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल ऑप्शंस बचे नहीं है और कमबैक करने के लिए उनको एक नया हथियार चाहिए होगा। ये हथियार था इंडिया आउट कैंपेन। Yamin has been discrediting India openly. He was spotted campaigning with this red t-shirt. इस कैंपेन का मेन मैसेज था कि इंडिया को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस हटानी होगी मालदीव से। इनिशियली इस कैंपेन को कुछ ट्रैक्शन भी नहीं मिला। इस कैंपेन को बूस्ट तब मिला जब सोली सरकार ने इलीगल कर दिया इस कैंपेन को, जिसके बाद अटेंशन और मिल गया और एक कैंपेन बढ़ता चला गया। इस कैंपेन को एक और नया उदाहरण मिल गया 2019 में। इस बार हेलीकॉप्टर की बात नहीं हो रही थी, इस बार बात थी यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट की। 2021 में डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसके तहत इंडिया एक कोस्ट गार्ड हार्बर और डॉक यार्ड बनाएगा मालदीव्स के कैपिटल माले के पास। ये प्रोजेक्ट इंडिया और मालदीव्स के बीच 2016 के एक्शन प्लान के हिसाब से था, जब दोनों देशों ने कहा था कि वो अपने बीच डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएंगे और एक दूसरे के इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे। पर जब सोली सरकार पावर में आई, लोकल प्रेस ने ऐसी न्यूज निकाली कि ये यूटीएफ प्रोजेक्ट कोई हार्बर वार्बर के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया का एक नेवल बेस होगा। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल ने इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कोई प्लान नहीं है मालदीव में किसी भी फॉरेन मिलिट्री बेस का, चाहे परमानेंट या फिर टेम्पररी। इस इंडिया आउट कैंपेन के दौरान कई एंटी इंडिया पोस्ट हुए एक पब्लिकेशन में। इस मीडिया कंपनी का नाम था DRS। सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि इंडियन हाई कमीशन ने मालदीव की सरकार को कहा कि उनको उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। इंडियन हाई कमीशन ने एक लेटर लिखा और कहा कि उनके खिलाफ जो अटैक हो रहे हैं वो मोटिवेटेड है और पर्सनल है, जिससे इंडिया और मालदीव्स के बीच में बायलैटरल रिलेशंस खराब हो सकते हैं। जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अनाउंस किया कि DRS की पब्लिकेशन फेक न्यूज फैला रही है, जिसकी वजह से वो इंडियन हाई कमीशन की सिक्योरिटी बढ़ाएंगे।
अगले दिन 3 जुलाई को एक गंभीर खबर आई कि एक 42 ईयर मालदीवियन को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी इंडियन हाई कमीशन को बॉम्ब करने की। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि ये आदमी एक एक्टिविस्ट था, प्रो चाइना पार्टी का नहीं बल्कि प्रो इंडिया पार्टी का। पर ये एक उदाहरण था कि इंडिया आउट कैंपेन कितना पॉपुलर हो रहा था मालदीव्स में। इस कैंपेन के दौरान कुछ इंडियन सिटीजन्स भी टारगेट हुए, पर वो लार्ज स्केल अटैक्स नहीं थे। जैसे फरवरी 2022 में एक इंडियन डॉक्टर को टैक्सी से बाहर निकाल दिया गया बस इस वजह से कि वो एक इंडियन थे। पर सिचुएशन और गंभीर हो गई जब इंडियन डिप्लोमेट्स को एक और सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़ा। और इस बार बात आती है योगा की। जून 2022 में इंडियन हाई कमीशन ने डिसाइड किया कि वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे माले में। सबको लगा कि योगा से किसको परेशानी होगी, ये तो एक अच्छी चीज है, पर ऐसा हुआ नहीं। जब योगा सेशन और इवेंट चालू था तो एक भीड़ जमा हुई स्टेडियम के बाहर, जिन्होंने जबरदस्ती स्टेडियम में एंट्री ले ली। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोकल पुलिस को टीयर गैस के शेल्स यूज करने पड़े भीड़ को भगाने के लिए। प्रोटेस्टर्स ने बोला कि योगा इस्लाम के खिलाफ है और ये हमारे देश में हो नहीं सकता। एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जब भी मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ भी होता है इंडिया में, तो उस खबर को मालदीव्स में एक हथियार की तरह यूज किया जाता इस इंडिया आउट प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। पर प्रो इंडिया मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी करी कि न्यूज पब्लिकेशन DRS जो इंडियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ कर रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया आउट कैंपेन की वजह से यामीन और उनकी पार्टी PPM को एक हथियार मिल गया पॉलिटिक्स में कमबैक करने के लिए, जो हमें राजनीति के बारे में बहुत बताता है कि कई पॉलिटिशियंस ऐसी आइडियोलॉजीज भी अपनाते हैं जो उनकी वैल्यूज में ना हो बल्कि जो उनको इलेक्शन जिता सके। ऐसा ही हुआ यामीन और मालदीव्स में। 2023 में इलेक्शंस हुए और जीत इस बार हुई प्रो चाइना कैंप की, क्योंकि यामीन खुद इलेक्शंस लड़ नहीं सकते थे करप्शन चार्जेस की वजह से, इसलिए कोएलिशन कैंडिडेट मोहम्मद मुइजू को प्रेसिडेंट बनाया गया। अब ये भी कहना गलत होगा कि ये इलेक्शंस बस इंडिया चाइना के मुद्दे पर ही लड़े गए। कोई भी इलेक्शन एक मुद्दे पर डिसाइड नहीं होता। सोले सरकार की गवर्नेंस भी क्रिटिसाइज करी गई और स्पेशली उनका निर्णय कि कई लोगों को शिफ्ट किया जाएगा माले आइलैंड से एक नए आइलैंड में। पर इस पॉलिसी के दौरान करप्शन के चार्जेस उन पर भी लगाए गए। पर यह क्लियर था कि इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल हो गया। मुइजू के प्रेसिडेंट बनने के बाद ही उन्होंने 2 चीज करी। मालदीव्स के इतिहास में जब भी एक नया प्रेसिडेंट बनता है उनकी पहली ट्रिप इंडिया में होती है, पर मुइजू ने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इसके बारे में पूछा भी गया। दूसरी चीज मुइजू ने करी वो थी कि उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि इंडिया को अपने सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स मालदीव से हटाने होंगे। उनकी सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उनके देश में करीब 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं। उन्होंने ये डिमांड डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी को करी जब वो उनसे दुबई में मिले और ये कहा कि इंडिया ने ये बात मान ली है। पर इनफैक्ट इंडिया ने कोई कमेंट किया नहीं। पिछले हफ्ते ही मुइजू गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एक अग्रीमेंट कैंसिल कर रही है इंडिया के साथ मालदीव्स के पानी में जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करने के लिए। ये अग्रीमेंट साइन किया गया था 2019 में इंडिया के साथ। और मुइजू सरकार का कहना था कि इंडिया इन सर्वेस को अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए यूज कर सकता है। तो मालदीव्स की राजनीति को जानकर आप समझ गए होंगे कि कई पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स ने प्रधानमंत्री के पोस्ट पर ऐसे भद्दे कमेंट्स क्यों करे। अच्छी चीज है कि कम से कम सोशल मीडिया की वजह से उन लोगों पर दबाव डाला गया जिन्होंने भद्दे पोस्ट करे इंडिया के खिलाफ। कई सेलिब्रिटीज इंकरेज कर रहे हैं इंडियन आइलैंड्स विजिट करने के लिए। पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है, नेशनलिज्म की भावना की वजह से कई लोग इंडियन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करेंगे अगर उनकी सर्विस इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के कंपैरिजन से बस 80% क्यों ना हो। पर कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा बस नेशनलिज्म के बलबूते खर्च नहीं करेगा डोमेस्टिक टूरिज्म पर। हमें दूसरी चीजें भी फिक्स करनी होगी। ये समझने के लिए कि इंडियंस मालदीव्स क्यों जाते हैं, मैंने मालदीव्स का टूरिज्म डेटा देखा। 2023 में 2 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स गए थे, दुनिया में सबसे हाईएस्ट। मालदीव्स की टूरिज्म मिनिस्ट्री डेटा के हिसाब से 44% इंडियंस मालदीव जाते हैं हनीमून की वजह से। और हनीमून नहीं तो लोग रोमांटिक हॉलीडे के लिए जाते हैं, क्योंकि 73% इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स गए बस अपने पार्टनर के साथ, 23% अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, जो दिखा रहा है कि 3/4 लोग रोमांटिक हॉलीडे के लिए जा रहे हैं और 1/4 लोग फैमिली हॉलीडे के लिए। अब मालदीव्स एक प्रीमियम डेस्टिनेशन है
मालदीव्स की मिनिस्ट्री डेटा के हिसाब से ऑन एवरेज एक व्यक्ति उधर 80,000 से 4 लाख रुपए खर्च करता है। अब ऐसे टूरिस्ट इंडिया में ट्रैवल क्यों नहीं करते? और मालदीव्स की बात ही नहीं, इतने इंडियन टूरिस्ट थाईलैंड और वियतनाम जैसी जगह क्यों जा रहे हैं और गोवा, अंडमान, लक्षद्वीप जैसी डेस्टिनेशंस नहीं इंडिया में? तो इस सेक्शन को स्किप मत करना क्योंकि इसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके पीछे 3 मेन कारण है। पहला कारण है कि इंडिया में अच्छे होटल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 2023 में होटल प्राइसेस 15 से 20% तक इंक्रीज हो गए इंडिया में बढ़ती कॉर्पोरेट और वेडिंग डिमांड की वजह से। माना जाता है कि 2024 में भी ये दाम बढ़ेंगे। एक इंडियन फंड मैनेजर ने कहा कि इंडिया की हाई रियल एस्टेट कॉस्ट की वजह से होटल प्राइसेस इतने ज्यादा है। जमीन खरीदना हमारे देश में वैसे भी आसान नहीं है, इसलिए वही कंपनीज जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वही अच्छी जगहों में होटल्स के लिए जमीन खरीद पाती हैं। और ये कोई नई चीज भी नहीं है। 2006 में ताज ग्रुप के सेल्स और मार्केटिंग चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया में लैंड प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हैं कि उधर एक प्रॉफिटेबल होटल बनाना ही मानो नामुमकिन है। हाई रियल एस्टेट कॉस्ट की वजह से होटल के प्राइसेस भी ज्यादा है और होटल के प्राइसेस ज्यादा हैं, इसी वजह से मोस्ट अच्छे होटल्स इंडिया के टॉप 1% टूरिस्ट को ही सर्व कर रहे हैं। ये है ताज और ओबरॉय जैसे होटल्स जहां आपको हर तरह की लग्जरी मिल जाएगी। इसी वजह से कई और लग्जरी होटल ब्रांड्स इंडिया में खुल रही हैं और इसका मतलब है कि वो लोग जो इंडिया के टॉप 1% में नहीं है उनको अच्छे होटल्स मिलना मानो नामुमकिन है। दूसरी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी कोई टूरिस्ट घूमने जाता है वो बस होटल में रुकने नहीं चाहता, वो बाहर भी जाना चाहता है, जिसके लिए हमें चाहिए अच्छा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई और अच्छे टॉयलेट्स। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो लोकल कम्युनिटीज और सरकारों की हैं। ताजमहल इंडिया की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है, पर उसके थोड़े ही दूर आपको बहुत कचरा मिल जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ताजमहल का रंग बदल रहा है क्योंकि कई विजिटर्स उधर गंदे सॉक्स रख देते हैं। ये सरकार की भी गलती है और हमारी भी। पिछले ही हफ्ते मैंने वीडियो बनाया था इंडियन रेलवेज की हालत पर, जहां एक सरकारी रिपोर्ट ने दिखाया कि उधर टॉयलेट्स ब्लॉक हो रहे हैं क्योंकि कई लोग प्लास्टिक बोतल, सिगरेट और गुटखा पैकेट टॉयलेट में फेंक देते हैं। अब हम में से कई लोग में सिविक सेंस नहीं है और सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाती और इस चीज को भुगतना पड़ता है टूरिस्ट को। 16% इंडियंस जो मालदीव जाते हैं वो कहते हैं कि उधर के वो बीचेस ले जा रहे हैं और उन बीचेस में साफ सफाई है। मालदीव ने कई इन्वेस्टमेंट करी है अपने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। इंडिया को भी ऐसा ही करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी हमारे लोकल बीचेस देखें। और फाइनली बात आती है कल्चर की। मालदीव लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि उधर एक टूरिस्ट फ्रेंडली कल्चर है। टूरिस्ट फ्रेंडली कल्चर क्या हुआ? प्राइवेसी, सिक्योरिटी और स्टाफ की फ्रेंडलीनेस। मालदीव सरकार के एक सर्वे के हिसाब से 56% टूरिस्ट जो मालदीव जाते हैं वो कहते हैं कि इधर दूसरी डेस्टिनेशंस के हिसाब से प्राइवेसी अच्छी है। अब इंडिया में भी आपको प्राइवेसी मिल जाएगी पर वो मिलेगी लग्जरी होटल्स में। बाकियों का क्या? कई महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था क्रीपी इंडियंस पर, जहां मैंने बताया था कि कई बार जब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते हैं हम ऐसे घूरते हैं जैसे मानो जादू आ गया हमारे देश, क्योंकि हम पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। एडवर्ड टी हॉल एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा था कि 4 तरीके की स्पेसेस होती हैं। 1.5 फीट से कम का डिस्टेंस होता है हमारे लिए इंटीमेट स्पेस, 1.5 से 4 फीट होता है पर्सनल स्पेस, 4 से 12 फीट होता है सोशल स्पेस और 12 फीट से ज्यादा होता है पब्लिक स्पेस। पर हम में से कितने लोग किसी की इंटीमेट और पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना जानते हैं? लोगों को घूरना और अपना म्यूजिक लाउड पर सुनना बहुत आम बातें हैं। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि वियतनाम, मालदीव, थाईलैंड शुरू से ही इतने टूरिस्ट फ्रेंडली थे। उन्होंने भी कई चेंजेस करी हैं। इनफैक्ट हमारे देश में कई उदाहरण है जहां बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। जैसे इंदौर हमारे देश का सबसे साफ शहर बन गया है। अगर इंदौर ऐसा कर सकता है तो कई और शहर भी ऐसा कर सकते हैं। टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे लोगों को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। केवड़िया गांव, जिसको अब एकता नगर बुलाया जाता है, उसका मानो पूरा चेहरा ही बदल गया है जब से उधर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खुला है। पिछले साल 50 लाख से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गए। बस इसलिए नहीं क्योंकि स्टैच्यू वो सरदार पटेल का था,